हेलो एवरीवन, दिस इज मी उमर अली एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल जस्टिस लॉ एकेडमी। डियर स्टूडेंट, जैसे कि आप लोगों को पता है कि हमने मुस्लिम पर्सनल लॉ और मोहम्मदन लॉ को शुरू किया है एंड उसमें हमने ऑलरेडी एक टॉपिक को शुरू किया है जो कि है मैरिज, कॉन्सेप्ट ऑफ मैरिज एंड इस्लाम, जिस पे हमने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई है जिसमें हमने मीनिंग, डिफिनेशन, एसेंशियल एलिमेंट्स एंड कुछ केसेस भी किए थे एंड देन मैरिज का सेक्स एंड डिफरेंस ऑफ रिलीजन पे क्या इंपैक्ट है वो भी किया था। आज के लेक्चर में हम 3 काइंड्स ऑफ मैरिज के ऊपर बात करेंगे जो कि है वैलिड मैरिज, इर्रेगुलर मैरिज एंड वॉइड मैरिज। डिटेल से जानेंगे कि इसका मतलब क्या है और इसके इफेक्ट्स क्या हैं। अपने मेन टॉपिक के ऊपर बात करने से पहले मैं आप लोगों को एक कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहता हूं कि हमारे पास एक वर्ड आता है इम्पेडिमेंट्स। इस लफ्ज का मतलब क्या है? इस लफ्ज का मतलब है वर्ड इम्पेडिमेंट्स का मतलब है दीज आर दोज रिस्ट्रिक्शंस व्हिच अफेक्ट द मैरिज, कि हमारे पास ये और रिस्ट्रिक्शंस है जो कि मैरिज को अफेक्ट करता है। अब ये मैरिज को किस तरह अफेक्ट करता है? तो या तो ये मैरिज को वॉइड करता है या इसको इर्रेगुलर करता है। इसका मतलब हुआ कि इम्पेडिमेंट्स और रिस्ट्रिक्शंस है जो कि मैरिज को या तो वॉइड करेगा या इर्रेगुलर करेगा, व्हिच मींस दैट इम्पेडिमेंट्स आर ऑफ 2 काइंड्स। एक हमारे पास परमानेंट इम्पेडिमेंट्स है, एक है हमारे पास टेम्पररी। अब परमानेंट इम्पेडिमेंट से क्या मुराद है? परमानेंट इम्पेडिमेंट से मुराद और रिस्ट्रिक्शंस है जो कि मैरिज को वॉइड करता है फ्रॉम इट्स बिगिनिंग, जो कि आपको एक वैलिड मैरिज में एंटर करने से रोकता है। परमानेंट इंपेडिमेंट्स और रिस्ट्रिक्शंस है जो कि एक वैलिड मैरिज को में एंटर होने से रोकता है, यानी अगर परमानेंट इंपेडिमेंट्स के मौजूदगी में आप मैरिज करना चाहते हैं तो वो मैरिज वॉइड होगा, वो कभी वैलिड नहीं होगा। और टेम्पररी इंपेडिमेंट्स और रिस्ट्रिक्शंस है जो कि मैरिज को सिर्फ इर्रेगुलर करता है। अगर ये रिस्ट्रिक्शन बाद में रिमूव हो जाए तो वो मैरिज हमारे पास वैलिड मैरिज हो सकता है। तो हमारे पास इंपेडिमेंट्स क्या चीज है? इंपेडिमेंट्स दीज आर दोज रिस्ट्रिक्शंस व्हिच वैलिडेट और इनवैलिडेट योर मैरिज। हमारे पास ये रिस्ट्रिक्शंस है जो कि एक मैरिज को वैलिड भी कर सकता है और इनवैलिड भी कर सकता है। इसका मतलब है कि अगर इंपेडिमेंट्स मौजूद है तो हमारा मैरिज या तो वॉइड होगा या इर्रेगुलर होगा, which means that there are 2 kinds of impediments. The first one is permanent impediments and the second one is temporary impediments. Permanent impediments वो impediments है जो कि मैरिज को void करता है from its beginning, यानी इसके मौजूदगी में अगर आप मैरिज करते हैं तो वो void मैरिज होता है, वैलिड मैरिज नहीं होता। टेम्पररी इंपेडिमेंट्स का मतलब है यानी वो रिस्ट्रिक्शंस जो कि आपके मैरिज को इर्रेगुलर करता है, लेकिन अगर आप उस रिस्ट्रिक्शन को हटा दो तो फिर आपका मैरिज वैलिड हो सकता है। अब समझते हैं कि परमानेंट इंपेडिमेंट्स क्या है एंड टेम्पररी इंपेडिमेंट्स क्या क्या है, यानी क्या क्या वो रिस्ट्रिक्शंस है जिसकी वजह से हमारा मैरिज वॉइड होता है एंड कौन से टेम्पररी इंपेडिमेंट्स है जिसकी वजह से हमारा मैरिज इर्रेगुलर होता है। तो इन डिटेल इसको एक एक समझते हैं। परमानेंट इंपेडिमेंट्स एंड टेम्पररी इंपेडिमेंट्स ये है मोर देन वन हस्बैंड, मतलब जब एक फीमेल का ऑलरेडी एक हस्बैंड है और इन द एग्जिस्टेंस ऑफ सच हस्बैंड शी इज गोइंग टू मैरी सेकंड हस्बैंड, कि वो जा रही है और एक दूसरे शख्स से शादी कर रही है, तो ये प्रेजेंस ऑफ वन हस्बैंड ये एक रिस्ट्रिक्शन है, यानी इसकी मौजूदगी में आप दूसरा वैलिड मैरिज नहीं कर सकते। अगर आप मैरिज करते हैं एंड द प्रेजेंस ऑफ योर वन हस्बैंड तो वो मैरिज हमारे पास वॉइड मैरिज होगा। इसी तरह हमारे पास जितने भी ब्लड रिलेशंस है यानी भाई बहन पुप्पो और इसी तरह जितने भी हमारे पास ब्लड रिलेशंस हैं तो इसके साथ हमारा मैरिज वॉइड मैरिज होगा। फोस्ट्रेज यानी हमारे पास जो रजाई केस होता है ना, कि मतलब एक लड़का एक लड़की
फ्रॉम अनदर फीमेल, वो दोनों मिल्क सक करते हैं, तो उन दोनों का रिश्ता भी नहीं हो सकता, उन दोनों का मैरिज भी नहीं हो सकता। अगर हो जाए तो हमारे पास वैलिड मैरिज नहीं होगा, वॉइड मैरिज होगा। अफिनिटी, अफिनिटी ये है कि आपके बीवी के जितने भी रिश्तेदार हैं, लाइक उसके बहन, उसके माँ, उसकी जितने भी रिलेशंस हैं उनके, यानी सास और साली से आपका निकाह नहीं हो सकता। ठीक हो गया। इसी तरह हमारे पास टेम्पररी इंपेडिमेंट्स है लाइक पॉलीगमी, जैसे कि इस्लाम ने हमें 4 शादियों का हक दिया है। अगर आपकी 4 बीवियां जिंदा है और आप 5th मैरिज के लिए जाते हैं तो आपका ये मैरिज इर्रेगुलर होगा। अगर आप एक को तलाक देते हो तो फिर आपके पास 3 हो जाते हैं, तो फिर आप कर सकते हो। तो पॉलीगमी हो गया, इद्दत हो गया। ड्यूरिंग इद्दत यानी अगर एक फीमेल है, उसका आया तलाक हुआ है या उसका शोहर वफात पा गया है और उसने इद्दत में ही शादी कर ली, तो इद्दत का जो पीरियड है वो कंप्लीट करने से पहले शादी की तो वो इर्रेगुलर होगा और ये वैलिड तब होगा जब वो अपना इद्दत पूरा करेगी। इसी तरह हमारे पास डिफरेंस ऑफ रिलीजन हो गया। अगर डिफरेंस ऑफ रिलीजन आ गया तो ये भी टेम्पररी इंपेडिमेंट्स है। अगर वो अपना मजहब चेंज करे और मुस्लिम हो जाए तो फिर मैरिज वैलिड होगा। इसी तरह एब्सेंस ऑफ विटनेस हो गया तो वो भी मैरिज को इर्रेगुलर बनाता है। इंपेडिमेंट्स की बदौलत हमारे पास मैरिज के 3 अकसाम है, वैलिड, इर्रेगुलर, वॉइड। अब समझते हैं अपने मेन टॉपिक को कि वैलिड मैरिज क्या है, इसका इफेक्ट क्या है, इर्रेगुलर मैरिज क्या है, इसका इफेक्ट क्या है, और वाइड मैरिज क्या है और इसका इफेक्ट क्या है। तो एक को इन डिटेल समझते हैं। डियर स्टूडेंट, अब हमारे पास काइंड्स ऑफ मैरिज के ऊपर बात करते हैं। तो हमारे पास 3 काइंड्स ऑफ मैरिज है, वैलिड मैरिज, इर्रेगुलर मैरिज एंड वाइड मैरिज। पहले समझते हैं कि वैलिड मैरिज का मतलब क्या है। तो वैलिड मैरिज हर वो मैरिज जो कि उस रूल्स के मुताबिक हो जो कि कुरान एंड सुन्ना ने हमें दिया है, यानी वो मैरिज जो कि कुरान और सुन्ना में जो रूल्स लेट डाउन किए गए हैं उसको फुलफिल करे और कोई भी ऐसी चीज को मिस ना करे जो कि इंपॉर्टेंट है फॉर अ वैलिड मैरिज। तो अ मैरिज व्हिच फुलफिल ऑल द रिक्वायरमेंट्स एज पर गिवन बाय कुरान एंड सुन्ना इज नोन एज वैलिड मैरिज। ठीक हो गया। अब वैलिड मैरिज तो फर्स्ट ये हुआ कि वो रूल्स जो कि कुरान एंड सुन्ना ने हमें दी है उसको फुलफिल करे। नंबर सेकंड, हमारे पास इसमें इंपेडिमेंट्स मौजूद ना हो, तो ये मैरिज हमारे पास वैलिड मैरिज होगा। अब वैलिड मैरिज के कुछ इफेक्ट्स हैं, यानी क्या क्या असरात हैं। ठीक हो गया। वैलिड मैरिज का मतलब ये है कि मेल एंड फीमेल के दरमियान जो कॉन्ट्रैक्ट है वो वैलिड है। इसका मतलब है कि इस कॉन्ट्रैक्ट के अब कुछ असर होगा, इसके कुछ राइट्स होंगे, उसके कुछ रूल्स होंगे, उसके कुछ ड्यूटीज होंगे। तो क्या क्या इस कॉन्ट्रैक्ट में शामिल है और वो इस मैरिज के इफेक्ट से अराइज होता है। तो नंबर फर्स्ट, हमारे पास जो सेक्सुअल रिलेशन है वो हलाल हो जाता है। ठीक हो गया। नंबर सेकंड, हमारे पास जो डावर है वो वाइफ को मिलेगा, यानी वाइफ इज एंटाइटल्ड टू डावर। थर्ड, हमारे पास मेंटेनेंस आ जाता है कि हस्बैंड अपने वाइफ को मेंटेनेंस प्रोवाइड करेगा। जो म्यूचुअल राइट ऑफ इनहेरिटेंस है वो अराइज होता है। अब म्यूचुअल राइट ऑफ इनहेरिटेंस से क्या मुराद है? म्यूचुअल राइट ऑफ इनहेरिटेंस से ये मुराद है कि जब हस्बैंड फोर्थ हो जाता है तो वाइफ का शेयर होगा उसके प्रॉपर्टी में, जब वाइफ वफात पाती है तो हस्बैंड का शेयर होगा उस वाइफ के प्रॉपर्टी में। तो ये म्यूचुअल राइट ऑफ इनहेरिटेंस भी अराइज होता है। हमारे पास जो चिल्ड्रन आते हैं वो लिजिटिमेट होते हैं और हमारे पास ये चिल्ड्रन इनहेरिटेंस का राइट रखते हैं इन दोनों के प्रॉपर्टीज में। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि लेट्स से हमारे पास एक शिया फीमेल और एक सुन्नी मेल ने शादी कर ली, ये शादी वैलिड है, तो ये शिया फीमेल अपने ही सेक्ट के सब्जेक्ट होगा, यानी ये शिया लॉ के मुताबिक ही ट्रीट की जाएगी। इस तरह नहीं है कि ये अपना सेक्ट चेंज करके सुन्नी बन सकती है या सुन्नी बनना इसके लिए लाजमी है। नो, देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन ऑन सच कि सेक्ट को तबादल करना, सेक्ट को चेंज करना फॉर वैलिड मैरिज ये जरूरी है। नो, सेक्ट को चेंज नहीं करना। वैलिड मैरिज के लिए फीमेल अगर शिया हो और सुन्नी मेल हो तो हो सकती है, एंड शी मस्ट बी द सब्जेक्ट टू द शिया लॉ, और उसको शिया लॉ के मुताबिक ही ट्रीट। अगर हम समझ करें कि वैलिड मैरिज क्या है, तो वो मैरिज जो कि कुरान एंड सुन्ना ने हमें जो रूल्स दिए हैं उसको फुलफिल करे और जितने भी रिक्वायरमेंट्स है उसको फुलफिल करे और कोई भी एज सच इंपेडिमेंट्स उसमें मौजूद ना हो, वो हमारे पास वैलिड मैरिज है। अब वैलिड मैरिज के इफेक्ट क्या है कि हमारे पास सेक्सुअल रिलेशन हलाल हो जाता है, डावर का जो कॉन्सेप्ट है तो वाइफ एंटाइटल्ड हो जाती है,
किसको? डावर को। मेंटेनेंस, हस्बैंड का काम है कि वाइफ को मेंटेनेंस प्रोवाइड करे। म्यूचुअल राइट ऑफ इनहेरिटेंस, अगर एक फोर्थ होता है तो उसके दूसरे के प्रॉपर्टी में शेयर होगा। इसी तरह चिल्ड्रन हमारे पास लिजिटिमेट होते हैं और उसका इन दोनों के प्रॉपर्टी में शेयर होगा। ठीक हो गया। अब हमारे पास इर्रेगुलर मैरिज आता है। इर्रेगुलर मैरिज क्या है? इर्रेगुलर मैरिज और मैरिज जो कि इन इटसेल्फ वाइड ना हो बट अनलॉफुल फॉर समथिंग, कि वो तो बजाहिर वाइड एज अ होल ना हो बट समथिंग इज गोइंग टू बी मिसिंग हियर, कि कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि मिस है यहां पे, अगर उसको फुलफिल करे तो फिर ये मैरिज हमारे पास वैलिड मैरिज बन जाता है। ठीक हो गया। तो इर्रेगुलर मैरिज, अब कौन कौन से मैरिज इर्रेगुलर है उसको समझते हैं। तो हमारे पास, जब हमारे पास एक मैरिज नंबर फर्स्ट विदाउट विटनेसेस हो, जब हमारे पास एक मैरिज विदाउट विटनेसेस हो वो हमारे पास इर्रेगुलर मैरिज है। जब आप फिफ्थ वाइफ से शादी कर लो और आपके चारों के चारों बीवियां जिंदा है तब ये मैरिज भी इर्रेगुलर मैरिज है। थर्ड, हमारे पास इद्दत के दौरान जो शादी हो जाए, मैरिज हो जाए, वो भी इर्रेगुलर मैरिज है। इसी तरह हमारे पास डिफरेंस ऑफ रिलीजन, वो भी इर्रेगुलर मैरिज है। और अनलॉफुल कंजंक्शन, तो ये हमारे पास क्या है? इर्रेगुलर मैरिज है। अगर हम यहां देखें तो यहां पे ये विदाउट विटनेसेस, फिफ्थ वाइफ, इद्दत, डिफरेंस ऑफ रिलीजन, अनलॉफुल कंजंक्शन, तो ये टेम्पररी इंपेडिमेंट्स है। मतलब ये हुआ कि ओ मैरिज जहां पे टेम्पररी इंपेडिमेंट्स मौजूद हो वो हमारे पास इर्रेगुलर मैरिज होता है। अब शिया लॉ और सुन्नी लॉ, तो सुन्नी लॉ इर्रेगुलर मैरिज को मानता है कि हाँ हमारे पास एक थर्ड काइंड है जिसको हम इर्रेगुलर मैरिज कहते हैं, और हमारे पास एक है वैलिड है, एक है वाइड। बट शिया लॉ कहता है कि हमारे पास ओनली टू काइंड्स ऑफ मैरिज है, एक वैलिड है, एक वाइड है। या तो मैरिज इज अ होल वैलिड होगा या इज अ होल वाइड होगा। और इर्रेगुलर मैरिज पर बिलीफ नहीं रखते। अब हमें यह समझ आ गया कि विदाउट विटनेसेस जो मैरिज होगा वो भी इर्रेगुलर होगा। फिफ्थ वाइफ के साथ, यानी फोर ऑलरेडी मौजूद है और आप फिफ्थ करते हैं तो वो भी इर्रेगुलर मैरिज है। इद्दत के दौरान ये भी इर्रेगुलर मैरिज है। डिफरेंस ऑफ रिलीजन हो गया, अनलॉफुल कंजंक्शन हो गया, ये हमारे पास इर्रेगुलर मैरिज है। लेकिन अब समझते हैं कि इसके इफेक्ट्स क्या होने वाले हैं। आया इर्रेगुलर मैरिज के कुछ इफेक्ट्स होते हैं, आया कुछ राइट्स, कुछ ड्यूटीज, कुछ ऑब्लिगेशंस, कुछ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग की गुंजाइश है या नहीं, तो चलो समझते हैं। अब हमारे पास दो केसेस है। लेट से अगर इर्रेगुलर मैरिज हो गया और कंज्यूमेशन नहीं हुआ है, और नंबर सेकंड हमारे पास है कंज्यूमेशन हुआ है, तो बिफोर कंज्यूमेशन हमारे पास इर्रेगुलर मैरिज का कोई इफेक्ट नहीं है। यहां पे कुछ राइट्स, कुछ भी ड्यूटीज, कुछ भी जो ऑब्लिगेशंस है वो क्रिएट नहीं हो रहे। लेकिन अगर एक दफा कंज्यूमेशन हो गया इर्रेगुलर मैरिज में, तब हमारे पास कुछ इफेक्ट्स आते हैं, कुछ इफेक्ट्स आते हैं। अब कौन कौन से इफेक्ट्स आते हैं? नंबर फर्स्ट, कि हमारे पास वाइफ एंटाइटल्ड है डावर को। अब डावर दो किस्म का होता है, एक प्रॉपर होता है, एक स्पेसिफाइड होता है। इसको हम समझेंगे, हमारा नेक्स्ट लेक्चर डावर ही है। तो इन दोनों में से जो भी कम है वाइफ उसको लेगी। सेकंड नंबर पे, इर्रेगुलर मैरिज में जो चिल्ड्रन पैदा होते हैं वो लेजिटिमेट होते हैं और उसका इनहेरिटेंस में, दोनों के इनहेरिटेंस में, लाइक चिल्ड्रन इनहेरिटेंस का राइट रखते हैं इन बोथ ऑफ प्रॉपर्टीज, लाइक फादर के प्रॉपर्टी में भी और मदर के प्रॉपर्टी में भी। म्यूचुअल राइट ऑफ इनहेरिटेंस जो है, अब म्यूचुअल राइट ऑफ इनहेरिटेंस यानी हस्बैंड के वाइफ के प्रॉपर्टी में, वाइफ के हस्बैंड के प्रॉपर्टी में, ये राइट यहां पे एग्जिस्ट नहीं करेगा। इसी तरह हमारे पास ये वाइफ इद्दत के लिए लाइबल है इन केस ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज और इन केस ऑफ डेथ ऑफ देयर हस्बैंड। सो इर्रेगुलर मैरिज में भी इद्दत का होना लाजमी है, यानी इद्दत को उसने करना ही करना है। तो ये था हमारे पास इर्रेगुलर मैरिज। अब समझते हैं वॉइड मैरिज। अब हमारे पास वॉइड मैरिज क्या है? वॉइड मैरिज वो मैरिज है जहां पे हमारे पास परमानेंट
इंपेडिमेंट्स मौजूद हैं। ठीक हो गया, यानी वो वर्ल्ड मैरिज वो मैरिज है जहां पे हमारे पास परमानेंट इंपेडिमेंट्स मौजूद है। अब परमानेंट इंपेडिमेंट्स क्या क्या है, तो हमारे पास कंसिंग्युइनिटी हो गया, फोस्टरेज हो गया और अफिनिटी हो गया। इसकी मौजूदगी में अगर आप फिर भी एंटर होते हैं एक मैरिज के कॉन्ट्रैक्ट में, तो वो हमारे पास वॉइड होगा। अब कंसिंग्युइनिटी का क्या मतलब है, कंसिंग्युइनिटी का मतलब है ब्लड रिलेशन, यानी अगर एक बंदा अपने सिस्टर के साथ, अपने मां के साथ, इसी तरह जितने भी उनके रिलेशन है जो कि ब्लड कनेक्टेड है, यानी खूनी रिश्ता है, तो उनके साथ अगर वो मैरिज करता है तो वो वॉइड मैरिज होगा, उसके कुछ इफेक्ट्स नहीं होगा। इसी तरह फोस्टरेज हो गया, फोस्टरेज कि जब एक अलग या एक सेम मदर से या एक सेम फीमेल से दो डिफरेंट पर्सन्स मिल्क सक करे तो वो फोस्टरेज का रिश्ता बन जाता है, रजाई जो होता है। तो उस केस में भी जब मैरिज होगा तो वो वाइड मैरिज होगा। इसी तरह एफिनिटी, यानी सास और आपकी सालिया जितनी भी है उसके साथ आपका रिश्ता वाइड है, आप उससे शादी नहीं कर सकते। ठीक हो गया स्टूडेंट, ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने काइंड्स ऑफ मैरिज के बारे में जाना है, वैलिड मैरिज क्या है, इनवैलिड मैरिज क्या है, और वाइड मैरिज क्या है, इररेगुलर मैरिज क्या है। और हमने इंपेडिमेंट्स के बारे में भी जाना कि इंपेडिमेंट्स कौन से रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, उसके काइंड्स क्या है, टेम्पररी इंपेडिमेंट्स क्या है, परमानेंट इंपेडिमेंट्स क्या है, एंड देन हमने जाना कि इंपैक्ट्स या इफेक्ट्स ऑफ मैरिज क्या है। अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अल्लाह हाफिज।